नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से। आज हम साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदारी के जो टॉपिक अपने पिछले पढ़े उसमें से अगला जो टॉपिक है एडमिशन। इस एडमिशन में नए साझेदार का प्रवेश एवं आवश्यकता के बारे में पहले हम जानें। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 32(1) के अनुसार जब कोई भी नया साझेदार साझेदारी में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदार इस संबंध में अपनी सहमति ना दे दें। यानी कि सभी साझेदार नए साझेदार के प्रवेश के लिए सहमत होंगे तभी नया साझेदार उस साझेदारी में सम्मिलित हो सकता है। एक जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदार बनने के बाद ही फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए वह उत्तरदायी होगा, इसके पहले वह उत्तरदायी नहीं होता। अब बात आती है कि नए साझेदार के प्रवेश की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। उस बात पर हम जाएं तो कई कारण हैं जिसके कारण हमें नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो हमें जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि और अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, यानी जब फर्म का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगता है उसे और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो नए साझेदार के प्रवेश के द्वारा हम और अधिक पूंजी की मांग को पूरा कर सकते हैं। नंबर दूसरा अगर हम कहें तो विशिष्ट योग्यता या निपुणता की जैसे आवश्यकता है। व्यापार के कुशल प्रबंध या संचालन के हेतु कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को साझेदारी में एक साझेदार के रूप में प्रवेश देकर उसकी कुशलता का लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धा समाप्त करने हेतु। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो फर्म के व्यवसाय के साथ कॉम्पिटिटर है या प्रतियोगी है, इससे उस प्रतियोगिता के कारण फर्म को हानि होती है, तो उस हानि से बचने के लिए या हम ये कहें लाभ बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रतियोगी व्यक्ति को नए साझेदार की तरह प्रवेश देकर प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सकता है। चौथा है फर्म की प्रगति के लिए प्रभावी व्यक्तित्व। कभी कभी फर्म की प्रगति के लिए किसी विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, पहुंच वाले व्यक्ति को फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश देना भी आवश्यक हो जाता है और उसका लाभ साझेदारी फर्म को मिल सकता है। छठवां अगर हम कहें तो पुराने साझेदार के पृथक होने या मृत्यु होने के कारण, यानी पुराना साझेदार पार्टनरशिप फर्म से अवकाश ग्रहण कर चुका है या किसी की डेथ हो गई है, तो भी हम उस नए साझेदार को प्रवेश दे सकते हैं। एक और हम पॉइंट देखें तो ये कहें कर्मचारियों को प्रोत्साहन हेतु कभी कभी पुराने अनुभवी कुशल तथा ईमानदार कर्मचारियों को भी नए साझेदार के रूप में प्रवेश देकर उन्हें प्रोत्साहित करना अच्छा माना जाता है, ताकि उनकी कार्यकुशलता का हम या उनके अनुभव का लाभ हम उठा सकें। बात अब ये आती है कि साझेदारी संगठन में परिवर्तन किस तरीके से होते हैं
यानी जब एक नए साझेदार उस साझेदारी फर्म में सम्मिलित होता है तो क्या क्या उस पार्टनरशिप फर्म में चेंजेज होते हैं। यानी हम ये कहें कि जब नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी संगठन में जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को किस किस तरीके से हम उनकी जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ख्याति की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ख्याति की गणना के बारे में हम पूरा एक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पहले पूरा एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसके बारे में इस कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। तो जो बच्चे हैं उस वीडियो को देख लें, जिसके बारे में उसकी परिभाषा, उसका वैल्यूएशन, सब पूरी कंडीशंस आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। इसके बाद अगली जो कंडीशन है, नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी। जब हम नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो निश्चित रूप से वो कुछ पैसा या मुद्रा के रूप में कुछ भुगतान करता है। यानी हम उसको ये कहें कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो सामान्यतः वो पूंजी एवं ख्याति की राशि उसको लानी पड़ती है। चूँकि नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलने का अधिकार प्राप्त होता है, अतः वह इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो धनराशि देता है वह पूंजी कहलाती है। नया साझेदार पूंजी रोकड़ में ला सकता है या संपत्ति के रूप में, या आंशिक रूप से रोकड़ और आंशिक रूप से संपत्ति के रूप में भी ला सकता है। इस तरीके से नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की गणना हम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी पॉइंट है, यानी थर्ड पॉइंट है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार अपने भाग में से कुछ अंश नए साझेदार के पक्ष में त्यागते हैं, अतः साझेदारों के पुराने अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। नए साझेदारों का लाभालाभ अनुपात पुराने साझेदारों के साथ एक समझौते के द्वारा निश्चित किया जाता है। यानी हम जब नए साझेदार को प्रवेश देंगे तो नए लाभ हानि अनुपात की गणना करेंगे। इसके बाद डी पॉइंट जो है, ख्याति का प्रयोग एवं लेखांकन, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का प्रयोग हम 6 प्रकार से करते हैं। इस पॉइंट को हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे समझेंगे, किस तरीके से जब नया पार्टनर साझेदारी में प्रवेश पाता है तो ख्याति का वो प्रयोग एवं उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेगा। यानी ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पूरा का पूरा 6 इसके पॉइंट्स हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नए साझेदार के प्रवेश पर कभी कभी फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कर लाभ या हानि निकाली जाती है, जिसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए एक खाता बनाया जाता है जिसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम पिछले वीडियो यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट को पूरा फॉर्मेट और उसकी कंडीशंस पूरी क्लियर कर चुके हैं, और वहाँ पर हम एक या दो क्वेश्चन में
इसको समझ चुके हैं। अगला है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व फंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इन कंडीशंस को अब आप ये देखिए कि जब साझेदार के प्रवेश के पूर्व बनाए गए जो भी संचय कोष होंगे, रिजर्व फंड होंगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, वो पुराने साझेदारों में लाभालाभ अनुपात में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया जाता है। यदि चल संपत्तियां यानी करंट एसेट्स हों तो उनको पूंजी खातों में, और यदि अचल संपत्तियां हों तो उनके चालू खातों में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए उचित है कि यह संचय व कोष यानी रिजर्व और फंड उन लाभों में से बनाए जाते हैं जो पिछले वर्षों के साझेदारों में बट जाना चाहिए था, परंतु ऐसा ना करके उन्हें सेफ्टी की दृष्टि से यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें संचय या कोष में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। या हम ये कहें कि जो हमारे पुराने साझेदार हैं उनका पैसा है, यानी उनका फंड, उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ फंड इकट्ठा कर रखा था, तो वह अपने पुराने अनुपात में उनको बांट लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन है साझेदारों की पूंजी का समायोजन। जब नए साझेदार के प्रवेश पर कभी कभी यह निश्चय किया जाता है कि साझेदारों की पूंजी उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में हो। अतः यदि किसी साझेदार की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात से अधिक होती है तो वह अधिक पूंजी अपने व्यापार से निकाल लेगा, और इसके यदि विपरीत पूंजी कम प्रतीत होती है तो वह फर्म में नगद रोकड़ लाकर अपनी पूंजी की कमी को पूरा करेगा। यानी हम इस बात को दो प्रकार से इस प्रकार कह सकते हैं कि नया साझेदार जब आनुपातिक पूंजी फर्म में लाता है, या हम कहें नए साझेदार के पूंजी अनुपात में सभी साझेदारों के पूंजी खातों को समायोजित कर दिया जाता है। इस तरीके से ये कंडीशंस जो हैं आपकी 7 कंडीशन हैं। अब जिसमें से हम इस कंडीशन को अब समझें डिटेल रूप में, ख्याति का प्रयोग एवं लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, ख्याति का व्यवहार, इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार किया जाएगा। यानी जब किसी साझेदार को हम साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश देते हैं तो नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों एवं फर्म के भविष्य में लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। फर्म की संपत्तियों में अधिकार प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है एवं फर्म के भविष्य के लाभों में लाभ प्राप्त करने के लिए नया साझेदार कुछ प्रतिफल ख्याति के रूप में भी लाता है। परंतु लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाप का पालन किया जाता है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार होगा। अब हम बात करते हैं जो लेखांकन प्रमाप 26 यानी 26 है, वो है क्या। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाएगा जबकि उसका भुगतान कैश के रूप में यानी मुद्रा के रूप में किया गया है। लेखांकन प्रमाप का यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि साझेदारी के एडमिशन
रिटायरमेंट, डेथ या लाभ हानि में परिवर्तन होने के कारण पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा, क्योंकि इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं दिया गया है। इस कारण केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। यानी अगर कोई पार्टनर डेथ होती है, मृत्यु होती है, यानी इसके कारण हम जो हैं गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड, हम कोई अकाउंट गुडविल का नहीं खोलेंगे। कुछ दशाओं में यदि नया साझेदार पूंजी के अतिरिक्त अपने भाग की ख्याति को नकद में लाता है तो यह राशि प्रीमियम के रूप में स्वीकार की जाएगी व पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में सैक्रिफाइंग रेशो यानी त्याग अनुपात में बांट दी जाएगी। क्लियर है ये बच्चों को कि भाई वो गुडविल के रूप में नहीं आएगी, वो प्रीमियम के रूप में स्वीकार की जाएगी। इसी प्रकार यदि नए साझेदार के प्रवेश पर निवृत्ति यानी रिटायरमेंट या मृत्यु, डेथ पर या विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के कारण ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है तो यह ख्याति पुस्तकों में नहीं लाई जाएगी, क्योंकि यह वंशानुकूल ख्याति इनहेरेंट गुडविल है। इसके लिए फर्म प्रतिफल के रूप में मुद्रा का भुगतान यानी कैश के रूप में नहीं करती। ऐसी दशा में ख्याति के मूल्य का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में नए साझेदार के पूंजी खातों को उसके ख्याति के भाग से डेबिट किया जाएगा व पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात यानी सैक्रिफाई रेशो के अनुपात में क्रेडिट किए जाएंगे। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार नई फर्म की आर्थिक चिट्ठे में ख्याति कभी भी दिखाई नहीं दी जाएगी यानी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। ये हमारा जो अभी समझे आप वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यानी किसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कंडीशंस का है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके बारे में कंडीशन समझते हैं। पहली कंडीशन है ख्याति को नगद लाया जाना व व्यवसाय में रहना। यानी जब हम किसी न्यू पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप में एडमिशन देते हैं और वो गुडविल की राशि को, ख्याति की राशि को नगद में लाता है लेकिन वो फर्म से बाहर नहीं निकालते, यानी वो ख्याति की राशि व्यवसाय में रहती है, तो वो हम प्रीमियम के रूप में जो कैश लेके आया है गुडविल के रूप में, वो उसकी एंट्री हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस गुडविल की राशि को यानी प्रीमियम फॉर गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यानी इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड कंडीशन है ख्याति का नगद लाया जाना व व्यवसाय से निकाल ले जाना, यानी वो कैश में लेके आया नया पार्टनर और उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो देखिए दोनों एंट्री सेम हैं, यानी पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब ये विड्रॉ कर रहे हैं तो एक और एंट्री एक्स्ट्रा होगी इसमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से ये गुडविल की अमाउंट को कैश के रूप में निकाल ले जाते हैं। इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो ख्याति का नगद ना लाया जाना बल्कि उसका मूल्यांकन करना, यानी गुडविल इज नॉट वॉट इन कैश बट इट इज वैल्यूड। ये जो कंडीशंस हैं, यानी जब नया पार्टनर ख्याति की राशि को नगद में नहीं ला रहा तो हम जो एंट्री करेंगे
न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स उसको सैक्रिफाई रेशियो में विभाजित यानी डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, ख्याति का कुछ भाग नगद में लाना व कुछ भाग नगद नहीं लाना। अब आप ये देखिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर थर्ड को मिलाकर ये कंडीशन नंबर फोर्थ जो है कंप्लीट हुई है। यानी ख्याति की कुछ राशि तो वो रोकड़ के रूप में लेके आ गए और कुछ भाग रोकड़ के रूप में नहीं लाया। ऐसी स्थिति में जब जो अमाउंट वो कैश में लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री, इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाई रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। अब जितनी राशि वो नगद में नहीं लेके आया वो थर्ड कंडीशन की ये कंडीशंस यहाँ आ गई, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये हम क्लियर समझ चुके हैं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर थर्ड को मिलाकर वही की वही पूरी एंट्री, तीनों एंट्री आपकी इस कंडीशन में कंप्लीट हो गई। फोर्थ कंडीशन है, ख्याति को निजी रूप से पुराने साझेदारों को भुगतान, यानी जो नया पार्टनर गुडविल की राशि को जब लेके आ रहा है तो वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं लेकर आ रहा है, निजी रूप से ही वो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर रहा है, दे रहा है। तो हम इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे। जब वो नया पार्टनर ख्याति की राशि को फर्म में ही नहीं लाया तो हम उसकी एंट्री करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लास्ट कंडीशन है सिक्स कंडीशन, जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान है, यानी ओल्ड पार्टनर्स या हम ये कहें जब नए साझेदार ने उस पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश नहीं किया, उसके पहले उसकी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी हुई है या विद्यमान है, तो उस ख्याति की राशि पर पुराने साझेदारों का ही राइट्स होगा यानी अधिकार होगा और वो उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस तरीके से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 6 कंडीशन को लेते हुए कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमने थ्योरी के रूप में अध्ययन कंप्लीट किया। अब हम अगले भाग में इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स किस तरीके से हम इसके सवालों को सॉल्व करेंगे, इन कंडीशन को कैसे क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे, हम सीखेंगे।